जोश से भरे हुए, और दिखते ही लिजर्डमैन को लूटने के लिए तैयार। लेकिन जैसे ही वो पूरी लेजन के करीब आते हैं, चंद ऑनर्स के चेहरे उड़ जाते हैं, उनके माथे से पसीना टपकने लगता है। उस पल स्केलेटन वॉरियर्स सिर फोड़ने को तैयार हो जाते हैं। चालाक ऑर्क्स तुरंत अपने पत्थर के हथियार गिरा देते हैं और सरेंडर कर देते हैं। लड़ाई से पहले ही बातचीत शुरू हो जाती है। लिजर्डमैन हरे रंग वालों को खाने के लिए खाना देते हैं। ऑर्क्स पहले शुक्रिया कहते हैं, फिर अपनी कहानी सुनाते हैं। वो जंगल में इसलिए भटक रहे हैं क्योंकि उनके घर पर एक मॉन्स्टर ने कब्जा कर लिया है। वो पहले पहाड़ियों में रहते थे। वो जगह स्वर्ग नहीं थी, लेकिन जीने लायक रिसोर्सेस थे। लेकिन जब से एक खास मॉन्स्टर वहां आया, उन्हें भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। मॉन्स्टर का जिक्र नेबुला की क्यूरियोसिटी जगा देता है। वो तुरंत उस इलाके को स्काउट करता है और देखता है एक विशाल सेंटिपिड जिसकी पीठ पर किसी चौकोर ढांचे जैसा कुछ रखा है। पता चलता है कि यह क्रीचर एक अबोमिनेशन है, और अबोमिनेशंस कई तरह के होते हैं। इस खास एबोमिनेशन को एंशिएंट कोलियोप्टेरा कहा जाता है। सबसे डरावनी बात, इसके हर एट्रीब्यूट में ट्रिपल डी है, यानी हर एक में 600 एक्स्ट्रा पॉइंट्स। इन अबोमिनेशंस के बारे में थोड़ा और समझ लो। पेरिश्ड वर्ल्ड की स्टोरी के मुताबिक ये क्रीचर्स पुराने, अब मर चुके गॉड्स ने बनाए थे। जब गॉड्स गायब हो गए तो ये क्रीचर्स बिना किसी दिशा के इस दुनिया में भटकते रह गए। तभी से इन्हें अबोमिनेशंस कहा जाने लगा। इन्हीं सबसे खतरनाक खासियत, जहरीले फैंग्स। बस इतना काफी है। ये ऐसा मॉन्स्टर नहीं है जिससे नेब्यूला को उलझना चाहिए, खास तौर पर अपनी सिविलाइजेशन की मौजूदा ताकत के साथ। जैसे जैसे वो क्रीचर तड़पता और करवटें बदलता है, पूरी जमीन कांपने लगती है और लिजर्डमैन घबरा जाते हैं। लेकिन हरा ऑर्क उन्हें शांत करते हुए बताता है कि ये क्रीचर अब भी सो रहा है, बस नींद में चल रहा है। जब थोड़ा वक्त हाथ में है, राख राख अपने ऑप्शंस तौलने लगता है। वॉन्डरर के मुताबिक अगर वो वापस जंगल की ओर मुड़कर पहाड़ों के साथ चले तो सफर में 8 दिन और जुड़ जाएंगे। सिर्फ रास्ता बदलने के लिए 8 दिन का खाना खर्च करना राख राख को हिचकिचाने पर मजबूर करता है। लेकिन उस भयानक मॉन्स्टर से सीधी लड़ाई भी नामुमकिन लगती है, खासतौर पर तब जब उसके लोग डर से कांप रहे हैं। राख राख हवा में अटका हुआ है, एक गहरे डिलेमा में फंसा हुआ। इसी बीच जेले की नजर ऊपर उठती है, ऊंची चट्टानों पर और किनारे टिके हुए विशाल पत्थरों पर। आप समझ ही सकते हैं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और जब जेल फाइट कहती है तो वो जानती है कि वो क्या बोल रही है। आखिर उसकी इंटेलेक्चुअल स्टैट्स यहां मौजूद किसी भी आम लिजर्डमैन से कहीं आगे हैं। वो पहले ही समझ चुकी है कि इस टेरेन को अपने फायदे में कैसे बदला जा सकता है। लेकिन उसके प्लान के कामयाब होने के लिए एक बड़ा फैसला लेना होगा। उनको कम मेहनत में इन भारी चट्टानों को नीचे गिराने का तरीका निकालना होगा। उसने याद किया कि कैसे ब्लैकस्मिथ एक कॉन्ट्रैप्शन इस्तेमाल करता था, बैलोस, जिससे ब्राजियर में ज्यादा ऑक्सीजन जाती थी और आग और तेज जलती थी। उसी आइडिया पर उन्हें भी ऐसा तरीका चाहिए जिससे ये विशाल चट्टानें एफिशिएंटली धकेली जा सकें। थोड़ा सोचने के बाद वो एक लीवर मशीन तैयार कर लेते हैं जिससे चट्टानों को नीचे गिराया जा सके। सब मिलकर पूरी ताकत लगाते हैं और आखिरकार आगे बढ़ने में कामयाब हो जाते हैं, चट्टानों को सही पोजीशन में सेट करते हुए। नेबुला अपनी सिविलाइजेशन की तारीफ करता है, इतना सिंपल लेकिन इफेक्टिव तरीका निकालना इस सेंटिपीड जैसी मॉन्स्ट्रोसिटी से निपटने के लिए। लेकिन जीत पक्की करने के लिए उन्हें सारी चट्टानें एक साथ गिरानी होंगी। आखिरकार वो पहली चट्टान गिराते हैं और वो पत्थर नीचे की तरफ लुढ़कता है, खतरनाक रफ्तार से। सेंटिपेड को बहुत देर से एहसास होता है। पहली चट्टान अपने निशाने पर लगती है, मॉन्स्टर से टकराती है लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाती। बस उसकी खोपड़ी का एक हिस्सा टूटता है और इससे वो और भड़क उठता है। मॉन्स्टर ऊपर चढ़ने लगता है, लिजर्डमैन की तरफ झपटता हुआ, उन्हें कुचल देने के लिए जिन्होंने चट्टानें गिराई थी। दूसरे स्केलेटन सोल्जर्स को अगली चट्टान गिराने का इशारा किया जाता है, लेकिन वो जूझ रहे हैं। बहुत देर हो चुकी है। नेबुला के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचता सिवाय खुद दखल देने के। वो रैक रैक के शरीर में उतरता है और अपनी ताकत से चट्टान को धक्का देता है। दूसरी चट्टान नीचे की ओर बढ़ती है। जेल तीसरी गिराने के लिए चिल्लाती है, लेकिन लीवर दोबारा सेट करने का वक्त नहीं है। तो गीगा चैड लिजर्ड रख रख खुद आगे आता है और अपनी कच्ची ताकत से उस भारी पत्थर को धकेलता है। उसकी मांसपेशियां फटने को होती हैं, सी नसें उभर आती हैं और वो चट्टान को नीचे धकेल देता है। फिर भी नेबुला जानता है शायद ये भी काफी ना हो। तब रखराक अपना स्पीयर पकड़ता है और चट्टान से छलांग लगा देता है। वो स्पीयर को उसकी गर्दन की तरफ फेंकता है और खुद भी नीचे गिरता है किसी उल्कापिंड की तरह, सीधा सेंटिपेड पर वार करता हुआ। एक क्रिटिकल स्पॉट पर मॉन्स्टर दर्द से चीख उठता है और उसी पल ऊपर से गिरती चट्टान भी आ जाती है सीधा उसकी खोपड़ी पर। फिर आखिरी चट्टान उसके चेहरे पर आकर गिरती है और उसे पूरी तरह कुचल देती है। रखराक वापस ठोस जमीन पर उतरता है, मॉन्स्टर को गिरते हुए देखता है। अपने थ्रोन पर बैठा नेबुला आखिरकार राहत की सांस लेता है। सिस्टम एक अबोमिनेशन को सफलतापूर्वक काबू में करने की घोषणा करता है। इस अचीवमेंट से नेबुला का फेथ और बढ़ जाता है। इसके साथ ही सिस्टम उसे एक नया इनाम देता है, अबोमिनेशन एसेंस, वो चीज जिसे नेबुला काफी समय से चाहता था। जैसा कि तुम जानते हो, नेबुला फेथ पॉइंट्स खर्च करके अपनी सिविलाइजेशन के लिए खास रिसोर्सेज बना सकता है, लेकिन ऐसी चीज बनाने के लिए जो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है,
उसे स्पेशल मटेरियल्स चाहिए और यहीं अबोमिनेशन एसेंस काम आता है। इसके ज़रिए नेबुला सेक्रेड बीस्ट्स बना सकता है। सेक्रेड बीस्ट्स का एक ही मकसद होता है, अपने गॉड की विल को दुनिया में फैलाना। उनकी स्टैट्स आगे बढ़ सकती हैं और जैसे जैसे उनका लेवल बढ़ता है उन्हें नए क्लासेस मिलते हैं, जैसे अपोस्टल या इनकारनेशन। अभी के लिए नेबुला बस इस बात को लेकर एक्साइटेड है कि वो किस तरह का सेक्रेड बीस्ट बना पाएगा। कट होता है वापस लिजर्ड मैन पर। वो मॉन्स्टर की लाश को यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहते, खाना बनाना चाहते हैं, लेकिन उसकी बदबू इतनी भयानक है कि पास खड़ा रहना मुश्किल हो जाए। जेल एक छोटा सा कौर लेने की कोशिश करती है और उसी पल समझ जाती है स्वाद सीधा कचरे जैसा है। स्वाद को बचाने के लिए वो तय करते हैं कि इसमें दूसरी चीजें मिलानी होंगी ताकि कम से कम खाने लायक तो बन सके, भले ही 5 स्टार तो दूर की बात हो। जेल खुशबूदार पौधे डालने और आग पर भूनने का सुझाव देती है ताकि सड़ी हुई बदबू भी दब जाए। सब उसकी बात मान लेते हैं और जब राक राक एक कौर लेता है तो वो सच में चौंक जाता है। अभी उतना भी खराब नहीं लगता। जाओ समझाती है इस टेक्निक को जिसे कुकिंग कहा जाता है। खुशबूदार घास डाली गई और मांस को आग पर भून दिया गया। इस नई टेक्निक को देखकर रक रक खुद भी ये स्किल सीखने की जिद करने लगता है। खाते खाते झेल कैजुअली जिक्र करती है कि औरंगजेब का एक हियर भी है। ये सुनते ही रक रक के दिमाग में एक अजीब सा आइडिया चमकता है, शायद उसे भी एक मेड ढूंढनी चाहिए। उसका दिमाग वहीं अटक जाता है। जाओ बिल्कुल सीरियस रहती है और कहती है कि वो सब उम्र दराज हो रहे हैं, अगली जनरेशन जरूरी है। रक रक गहरी सोच में डूब जाता है। तब जेले सीधे कह देती है कि वो उसकी मेड बनने को तैयार है। रक रक जवाब देने ही वाला होता है कि तभी पीछे कुछ चमकता हुआ उसकी नजर खींच लेता है। वो एक प्राचीन वस्तु होती है जो पहले जुड़ा हुआ था, मॉन्स्टर की पीठ पर बने उस अजीब ढांचे से। यूरी वो बेवकूफ उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत समझ जाता है कि यह खाने की चीज नहीं है। वॉन्डरर बताता है कि यह मेटल है, खास तौर पर गोल्ड। जाइल भी कहती है कि उसने ऐसा मेटल पहले देखा है। ब्लैक स्मिथ ने उसे अलग अलग मेटल्स दिखाए थे। अगर इसे अच्छे से पॉलिश किया जाए तो ये रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है और चमकता है। इसका रंग नहीं बदलता और वक्त के साथ सड़ता भी नहीं। इंसानों में इसकी बहुत कीमत होती है, लेकिन यूरी जैसे किसी के लिए ये मेटल बस एक बोझ है, भारी और खाने लायक बिल्कुल नहीं। इसी बीच वॉन्डरर यूरी को सलाह देता है कि वो आसपास रहने वाले डियर का शिकार करे। ये सींग वाले जानवर होते हैं और इनका मांस मीठा और स्वादिष्ट होता है। ऑर्क्स से मिली जानकारी के मुताबिक इनका एक झुंड यहीं कहीं पास में है। यूरी तुरंत जोश में भर जाता है और निकल पड़ता है, जबकि राक राक अब भी उस मेटल को घूरते हुए सोच में डूबा रहता है। कुछ देर बाद सांझ ढल जाती है और सामने रखा शिकार किया हुआ डियर होने के बावजूद रक राक अब भी उसी सोच में खोया रहता है। अगर गोल्ड सड़ता नहीं है तो इसे बनाने वालों का मकसद क्या था? ऐसी चीज बनाना जिसे वक्त भी मिटा ना सके। यह सवाल उसकी क्यूरियोसिटी को और गहरा कर देता है कि यह टैबलेट असल में कहना क्या चाहता है। जहां लौटकर बताती है कि पूरा लाउंज रात के आराम के लिए तैयार है। रक रक हैरान होता है। उसने किसी को अपनी जगह नहीं बताई थी, फिर भी वो उसे कैसे ढूंढ लाई। असल में उसने उसे उसके फर वाले कपड़ों से पहचान लिया था और यह आइडिया भी उसी का था कि राक राक ऐसे कपड़े पहने, एक चीफ्टेन के लिए बिल्कुल फिटिंग। रात और गहरी हो जाती है और सामने रखा शिकार किया हुआ हिरण धीरे धीरे सड़ने लगता है। फिर भी राक राक वहीं बैठा रहता है, उस टैबलेट का मतलब समझने की कोशिश करता हुआ। अचानक उसकी नज़र फायरफ्लाइज पर पड़ती है, जो उड़ते हुए रोशनी की लकीरें बना रही होती हैं, जैसे कोई निशान खींच रही हो। पहले तो राक राक को यह एक अजीब सा इल्यूजन लगता है, लेकिन इल्यूजन हो या सच अब फर्क नहीं पड़ता। अहम बात यह है कि फायरफ्लाइज की चाल टैबलेट पर बने निशानों से मिलती जुलती है। लगता है रैक रैक को आखिरकार वही एपिफेनी मिल गई जिसकी वो तलाश कर रहा था। ये टैबलेट किसी टाइमलेस चीज को दिखाने के लिए था, ऐसी चीज जिसे वक्त कभी मिटा ना सके। और अब उसे समझ आ गया है कि वो क्या है। वो पूरी रात उन निशानों को समझने में लगा रहता है और धीरे धीरे सुबह की रोशनी फैलने लगती है। वो सीधा जेल के पास जाता है और उसे जगा देता है, उसे दिखाने के लिए कि उसने क्या खोजा है। चलो मैं स्पॉइल कर देता हूँ। ब्रो ने लिखित भाषा का कॉन्सेप्ट सीख लिया है। वो एक टहनी से एक निशान बनाता है जो एक मेल लार्ज मैन को दिखाता है। फिर उसके बगल में एक और निशान बनाता है जो एक फीमेल लार्ज मैन को दिखाता है। उसके बाद वो एक इक्वल साइन बनाता है दोनों निशानों के बीच। साथ में मिलकर ये निशान दिखाते हैं कि मेल और फीमेल एक दूसरे के साथी हैं। और सुनो ये भी, रकराक ने ये निशान यूं ही नहीं बनाए। इन सिंबल्स के जरिए वो साफ बता रहा है कि वो उसकी प्रपोजल स्वीकार करता है और उसे अपना कंपेनियन और मेट मानता है। अब तक जेल भी इस लैंग्वेज को काफी हद तक समझ चुकी है। वो उन सिंबल्स के चारों तरफ एक सर्कल बना देती है और मन ही मन उम्मीद करती है कि रक रक इसका मतलब समझ जाएगा। और हाँ, चीफ्टन को बिल्कुल पता है कि इसका क्या मतलब है। और हमें भी। यही वो पल है जब नेबुला की सिविलाइजेशन ने रिटन लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट खोज लिया। ईमानदारी से कहें तो ये सच में गर्व करने लायक अचीवमेंट है, भले ही इसे एक प्रॉपर मॉडर्न लैंग्वेज बनने में अभी कई जनरेशंस लगे। खैर, अब जब रक रक ने अपनी मेट चुन ली है
तो शादी की सेरेमनी का वक्त आ चुका है। इसके लिए मेल और फीमेल दोनों को सबसे बड़ा जानवर शिकार करना होगा जो वो ढूंढ सके, और उसे अपने पार्टनर को भेंट करना होगा। और लगता है जेल ने अपने शिकार से रक रक को पहले ही पीछे छोड़ दिया है। वैसे भी नेबुला को अब सुकून है, सक्सेशन की उम्मीद बन चुकी है। फिर सीन कट होता है उस क्रिएचर की लाश पर जिसे पूरी तरह डिसेक्ट किया जा चुका है। इस वक्त रैक रैक ऑर्क चीफ से बात कर रहा होता है। जैसे ही राक राक उसे यह खुशखबरी देता है कि लिजर्डमैन उस जगह पर कब्जा नहीं करेंगे, ऑर्क चीफ की आंखों में सच में आंसू आ जाते हैं। इसका मतलब है कि सारे हरे लोग पहले की तरह वहीं रह सकते हैं। ऑर्क चीफ दिल से रैक रैक का शुक्रिया अदा करता है। उसने न सिर्फ मॉन्स्टर को मारा बल्कि उनकी जमीन भी उन्हें लौटा दी। हद से ज्यादा ग्रेटफुल ऑर्क चीफ फिर अपने बेटे से मिलवाता है और उसे उनका गाइड बना देता है, क्योंकि वो इस इलाके को हथेली की तरह जानता है। ऑर्क्स बताते हैं कि आगे की ज़मीन पर कई विशाल जानवर हैं और वहाँ बड़ी ट्राइब्स एक दूसरे के काफ़ी पास रहती हैं। फिर भी उन्हें पूरा भरोसा है कि रक राक जैसा लीडर अपने रास्ते में आने वाली हर मुश्किल पार कर लेगा। जब राक राक और उसका ग्रुप इस गहरे जंगल को स्काउट करते हैं तो उन्हें ज़मीन पर अजीब फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं चारों तरफ। वॉन्डरर जब ध्यान से देखता है तो वो पहचान लेता है ये फ्रॉगमैन के फुटप्रिंट्स हैं। ऐसे क्रीचर्स जो दो पैरों पर चलते हैं। कुछ फ्रॉगमैन अच्छे इरादों वाले भी होते हैं लेकिन बहुत कम। यहाँ स्काउटिंग के निशान मिलना साफ दिखाता है कि उन्हें वॉरफेयर रिकॉनेसेंस का अनुभव है। फुटप्रिंट्स की संख्या देखकर कम से कम 5 फ्रॉगमैन यहाँ टोह ले चुके हैं, यानी उनकी ट्राइब की संख्या लिजर्डमैन से कहीं ज्यादा हो सकती है। स्काउटिंग के बाद वो वापस अपने कैंप लौटते हैं और तब तक रात हो चुकी होती है। ज्यादातर लिजर्डमैन को अलग अलग इलाकों में स्काउटिंग पर भेज दिया जाता है ताकि ये इल्यूजन बने कि उनकी संख्या असल से कहीं ज्यादा है। जेल ये भी सुझाव देती है कि इसे कि पेट्रोल और वॉच कीपिंग करने वालों की संख्या बढ़ाई जाए। कुछ दिन गुजरते हैं और लगता है उनकी स्ट्रैटेजी काम कर गई है। इस दौरान उन्हें कोई फ्रॉगमैन नहीं मिलते। इन कुछ दिनों में राक राक की ट्राइब ने सस्टेनेबिलिटी पर जोरदार काम किया। लिवस्टॉक फार्मिंग पर खास ध्यान दिया गया और जो घर बनाए जा रहे थे उनकी मजबूती भी चौंकाने वाली तरह से बेहतर हो गई। इन सारी छोटी छोटी अचीवमेंट्स में से जिसने नेबुला को सबसे ज्यादा इंप्रेस किया वो थी लिजर्डमैन की कैरेक्टर्स के कॉन्सेप्ट को अपनाने की रफ्तार। प्रिमिटिव मैप्स को हंटिंग साइंस और नए सिंबल्स से जोड़कर ट्राइब ने रिटन सिंबल्स को बहुत तेजी से अपना लिया। इसके अलावा रक राक ने यह भी तय किया कि ट्राइब के लोग रोज अपनी हार्वेस्ट रिकॉर्ड करेंगे। इस पब्लिक रिकॉर्ड ने लिजर्डमैन के बीच हेल्थी कंपटीशन पैदा कर दिया। हर कोई दूसरों से बेहतर करना चाहता है। जहां तक नेबुला की बात है, उसका लोचस्ट स्वॉर्म महाद्वीप के बीचों बीच लगातार फैलता जा रहा है और दक्षिण में मौजूद नेस्ट से इंसेक्ट्स की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इसी वजह से इंसेक्ट्स पर उसका छोटा सा डोमिनियन अब लेवल 4 तक पहुंच चुका है। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ लो। शुरुआत में नेबुला के पास 3 इंसेक्ट स्वॉर्म्स थे और उन्हीं से वो एनवायरनमेंट के अलग अलग फैक्टर्स मैनिपुलेट करता था। नेबुला अपनी अब तक की प्रोग्रेस पर बेहद गर्व महसूस करता है। आम हालात में कोई भी प्लेयर इतने कम वक्त में इतना आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता। यह सब मुमकिन हुआ टेरेन एडवांटेज की वजह से। उसने शुरुआत पूर्व के एक अलग थलग इलाके से की थी, इसलिए शुरुआती स्ट्रगल में न तो उसे दूसरे प्लेयर्स मिले न ही किसी बड़ी स्पीशीज से टकराव हुआ। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। आगे ऐसे खतरे हैं जिनकी अभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कट होता है वापस रैक रैक पर। यूरी अचानक दौड़ता हुआ आता है, एक ऐसी खबर लेकर जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फ्रॉगमैन आ चुके हैं। थोड़ी देर बाद आखिरकार फ्रॉग्स से बातचीत का वक्त आता है। हमारी तरफ से भी परिचय मौजूद है इन बिन बुलाए मेहमानों से निपटने के लिए। सबसे पहली चीज जो रक रक की नजर में आती है वो है फ्रॉगमैन के बीच खड़ा एक लार्ज मैन जो उसे बिल्कुल समझ नहीं आता। खैर, फ्रॉगमैन की टॉप ब्रास में से एक आगे आता है और अपना नाम बताता है, शुनान, महान चीफ ओलोय का बेटा। सबसे पहले वो अपनी मंशा साफ करता है। उन्हें किसी भी तरह की लड़ाई नहीं चाहिए। शुनान के शिष्ट व्यवहार से राक राक चौंक जाता है। वो भी सम्मान के साथ अपना परिचय देता है। राक राक अपनी ट्राइब का चीफ्टन। भावना एक जैसी है, वो भी किसी पर हथियार उठाना नहीं चाहता। औपचारिक बातें खत्म होते ही फ्रॉगमैन आगे बढ़ता है और आने का असली मकसद बताता है। दरअसल वो ये बताने आया है कि लिजर्डमैन ने फ्रॉगमैन के इलाके में कदम रख दिया है। जाहिर है रक रैक इसका विरोध करता है। इतनी विशाल जमीन सिर्फ फ्रॉगमैन की कैसे हो सकती है? ऊपर से कहीं भी कोई बाउंड्री मार्किंग नहीं है जो टेरिटरी दिखाए। फिर भी रक रक साफ करता है कि उसका किसी और ट्राइब की सॉवरेंटी पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है और वो इसके लिए माफ़ी भी मांगता है। हालांकि वो शांति से शुनन को बता देता है कि वो लोग कुछ समय यहीं रुकेंगे क्योंकि उनके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। रक राक हालात को अपने हाथ में लेते हुए चीफ ओलोई के बेटे की तारीफ करता है, बस कुछ सधे हुए शब्द, और शुनान खुद ही राक राक की बात मानने लगता है। शुनान के पीछे खड़े 2 भारी भरकम लोग चुपचाप बिना किसी भाव के खड़े रहते हैं।
मतलब साफ है वो बस ये देखने आए हैं कि शूनान कोई बेवकूफ़ी ना कर बैठे। लेकिन फ्रॉगमैन के साथ खड़े उस लिजर्ड मैन की भूमिका राक राक अब भी नहीं समझ पाता। उसे यकीन है कि सच्चाई जल्द सामने आएगी। इसीलिए वो पूरे दिल से चीफ ओलोई के सम्मानित बेटे को दावत का न्योता देता है। आखिर दो ट्राइब्स बिना टकराव के समझौते तक पहुंची हैं। जश्न मनाने की पूरी वजह है। शूनान दावत स्वीकार ही करने वाला होता है, लेकिन तभी पीछे खड़ा बड़ा आदमी उसके कान में कुछ कहता है। शूनान हड़बड़ा जाता है और शालीनता से मना कर देता है। कहता है कि अभी उनके बीच भरोसे का रिश्ता नहीं बना है। राक राक जोर देता है, समझाता है कि किसी बेनिफैक्टर को बिना काइंडनेस दिखाए वापस भेजना लिजर्डमैन के कोड के खिलाफ है। कम से कम अगर गांव में आना असहज लग रहा है तो यहीं बैठकर भोजन साझा कर लें। जब पीछे खड़ा बड़ा आदमी हामी में सिर हिलाता है तो शुनान मान जाता है। इसी तरह राक राक को कुछ जानकारी निकालने का मौका मिल जाता है। वो चीफ के बेटे के साथ सिजलिंग मीट खाता है। यही सही मौका है समझने का कि चीफ और उसके बेटे का रिश्ता कैसा है और फ्रॉगमैन के साथ आए उस लिजर्ड मैन की असली भूमिका क्या है। लेकिन रक राक सीधे ये सवाल नहीं पूछता ताकि उसकी क्यूरियोसिटी जाहिर ना हो जाए। इसीलिए वो बातचीत को धीरे धीरे मोड़ता है। सबसे पहले एक हल्का सा सवाल, शुनान की गर्दन के आसपास लगे फेदर्स क्या दर्शाते हैं। पता चलता है कि वो कॉकट्रीज के फेदर्स हैं। जाहिर है रक राक को नहीं पता कि वो किस तरह का क्रीचर है। शुनान समझ ही नहीं पाता कि उससे जानकारी निकाली जा रही है और आराम से डिटेल्स बताने लगता है। ये पक्षी बेहद खतरनाक होते हैं। पास के जंगलों में रहते हैं। दिखने में दो पैरों पर चलते हैं और आकार में बड़े होते हैं, लेकिन असली खतरा उनका जहर और तेज रिफ्लेक्सेस हैं। इसी वजह से फ्रॉगमैन ट्राइब यहां तक स्काउट्स भेजती रहती है ताकि कोई कॉकट्राइस पास आकर खतरा ना बन जाए। इतना सुनकर राक राक जानना चाहता है कि फ्रॉगमैन आखिर किस तरह के हथियार इस्तेमाल करते हैं। शायद जैवलिन्स, लेकिन शुनान के लिए जवेलिन बेकार और कमजोर है। वो अपने साथ खड़े पेल वाइट लिजर्डमैन को बुलाता है और उसे बो और एरोज लाने का आदेश देता है। एक ऐसा हथियार जिसके बारे में राक राक ने कभी सुना भी नहीं था। थोड़ी देर बाद पेल वाइट लाइजरमैन हथियार लेकर लौटता है। फिर उसे एक पेड़ के सामने लकड़ी की तख्ती लगाने को कहा जाता है ताकि उसे टारगेट बनाया जा सके। जैसे ही सारी तैयारी पूरी होती है, शुनान अपना पहला एरो छोड़ता है और वो सीधा जाकर निशाने के बीचों बीच धंस जाता है। रकरक इस कमाल की एक्यूरेसी के लिए हथियार और उसे चलाने वाले दोनों की तारीफ करता है। शुनान कहता है कि वो डींग नहीं मारना चाहता, लेकिन वो अपनी ट्राइब के सबसे बेहतरीन आर्चर्स में से एक है। बचपन से इसी हथियार के साथ बड़ा हुआ है। सच ये है कि हरा गाय वैलिडेशन का भूखा है। रकरक जब भी तारीफ करता है वो अंदर से खिल उठता है। इसके बाद हमारा चीफटेन खुद इस हथियार को आजमाने की इच्छा जताता है। फ्रॉगमैन खुशी खुशी उसे बो थमा देते हैं। रकराक कुछ देर तक उसे घुमाता पलटता है, पकड़ समझता है, टेंशन महसूस करता है। उस पल उसे साफ लग जाता है ये हथियार जावेलिन से कहीं बेहतर है। एरो साथ रखना आसान है, स्पीड तेज है, अकॉरेसी अलग ही लेवल की। रकराक कई बार निशाना साधता है लेकिन हर बार चूक जाता है। उसका एक भी एरो टारगेट तक नहीं पहुंच पाता। तब शूनन अपने साथ आए लार्ज मैन को आदेश देता है, जिसका नाम ओवेन है, कि वो एरोस उठा लाए। जैसे ही ओवेन उन्हें उठाने आगे बढ़ता है, रकराक जोर देता है कि वो खुद एरोस उठाएगा। आखिर चलाए उसी ने थे। बेशक ये सिर्फ एक बहाना होता है ओवेन के पास जाने का, सबकी इस सुनवाई से दूर। जब राकराक ओवेन के पास झुकता है तो सबसे पहले उसकी घबराहट उसकी आंखों में साफ दिख जाती है। जब चीफटेन उससे पूछता है कि वो फ्रॉगमैन के साथ क्यों रह रहा है, तो ओवेन हिचकिचाते हुए जवाब देता है। वो कहता है कि लिजर्डमैन और फ्रॉगमैन असल में साथ रहते हैं और वजह, उसके मुताबिक इस अरेंजमेंट से दोनों ट्राइब्स को फायदा होता है। ये बात राकराक को बिल्कुल नहीं जंचती, लेकिन ओवेन जोर देकर कहता है कि दोनों ट्राइब्स हार्मनी में रहते हैं। रकराक जानना चाहता है कि ये रिश्ता चलता कैसे है। ओवेन बताता है फ्रॉगमैन सुरक्षा देते हैं और लिजर्डमैन छोटे मोटे काम संभालते हैं। इसके अलावा फ्रॉगमैन गहरे पानी में गोता लगा सकते हैं, जबकि लिजर्डमैन पेड़ों पर चढ़ने और फल तोड़ने में माहिर हैं। इस तरह वो ऐसे रिसोर्सेज शेयर करते हैं जो अकेले कभी नहीं मिलते और दोनों की जिंदगी आसान हो जाती है। लेकिन राक राक को लगता है कि लिजर्डमैन को किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, वो खुद अपनी रक्षा कर सकते हैं। मगर ओवेन उसे याद दिलाता है कि ये जंगल कितना बेरहम है। कहा जाता है कि सिर्फ ओलोई की ट्राइब ही यहाँ टिक पाई है। लिजर्डमैन की हालत इतनी खराब थी कि फ्रॉगमैन की मदद के बिना उनका जिंदा रहना भी मुश्किल था। फिलहाल रकराक सवाल करना बंद कर देता है। उसे वो जवाब मिल चुके होते हैं जो वो ढूंढ रहा था। वो ओवेन को सख्ती से कहता है कि इस बातचीत को कभी हुआ ही ना माने। कुछ देर बाद लिजर्डमैन अपने सम्मानित मेहमान शुनान के लिए भाप में पकी डियर रिब्स परोसते हैं। जैसे ही वो पहला कौर लेता है, उसका चेहरा किसी बच्चे की तरह चमक उठता है। उसने डियर पहले भी खाया है लेकिन हर्ब्स के साथ कभी नहीं। वो पूरी तरह फिदा हो जाता है।
और बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए। रक राक कैजुअली बफलो मीट का जिक्र छेड़ देता है। ये सुनते ही शूनान फिर से चौकन्ना हो जाता है। आखिर बफलो रोज रोज खाने को नहीं मिलता। उसे आखिरी बार खाए बहुत वक्त हो चुका था और तब भी बस बासी टुकड़ा मिला था। लेकिन अब अगर वो राक राक के कैंप आए तो ताज़ा नरम बफलो मीट मिल सकता है, क्योंकि उनके पास एक है। लेकिन तभी उसके पीछे खड़ा मांसल साथी उसे घूरता है, ऐसी नज़रों से कि शूनान दबाव में आकर मना करने को मजबूर हो जाता है। राक रख अपनी वही डीठ अदा में शूनान की फोमो और भड़काने की कोशिश करता है। शूनान जोर देकर कहता है कि वो कैंप जरूर आएगा, लेकिन तब जब उनके रिश्ते में थोड़ा और भरोसा बन जाएगा। अच्छी बात यह है कि ओलोई की ट्राइब के लोग लिजर्डमैन के खिलाफ हॉस्टाइल नहीं हैं, और ओवेन और वो बाकी लिजर्डमैन जो फ्रॉगमैन के साथ रहते हैं, इसका जिंदा सबूत है। शूनान ओवेन को पास बुलाता है और उससे कहता है कि वो समझाए, रकराक को बताए कि उनकी ट्राइब्स एक दूसरे की मदद कैसे करती आई हैं। ओवेन वही कहानी दोहराने लगता है और साफ दिखता है कि ये उसे सिखाई गई है, और रैक रैक सब समझ जाता है। उसने साफ देखा कि ओवेन के मुंह से निकलने वाला हर शब्द रिहर्स्ड है, ठीक इसी पल के लिए तैयार किया गया। जब सांझ की पीली रोशनी फैलने लगती है, शूनान विदा लेने का फैसला करता है। वो संगत का पूरा आनंद ले चुका होता है और दिल से आभारी भी है। जब रकराक अगली बार गांव आने का न्योता देता है तो शूनान शालीनता से, जैसा उम्मीद थी, मना कर देता है। दोनों ट्राइब्स के प्रतिनिधि एक दूसरे को हाथ हिलाकर अलविदा कहते हैं। उस पल शूनान का ओवन के साथ सख्त रवैया साफ दिख जाता है, और ये छोटी सी बात राक राक की नज़र से नहीं बचती। उसने तुरंत समझ आ जाता है कि ये लिजार्ड मैन फ्रॉगमैन के साथ किसी अच्छे हाल में नहीं है। जैसे ही शूनान अपने गांव लौटता है, वो और उसके लोग ओवेन पर बेरहमी से टूट पड़ते हैं। शूनान जान चुका होता है कि ओवेन ने पहले लिजर्डमैन के चीफ्टिन से बात की थी और अब वो उससे हर बात निकलवाना चाहता है। बेचारा ओवेन हड़बड़ाकर झूठ बोलने लगता है। कहता है कि उसने बस चीफ्टैन को बो चलाने की सलाह दी थी। लेकिन ये बहाना उल्टा पड़ता है, क्योंकि ओवेन खुद एक एरो भी नहीं चला सकता, तो वो किसी को सिखाएगा कैसे। फिर भी ओवेन अपनी कहानी पकड़े रहता है। कहता है कि सच बताता तो चीफ्टन को शक हो जाता, इसलिए उसने शूटिंग सिखाने के बदले कुछ पेमेंट मांगी थी। जवाब में चीफ्टन ने कहा कि देने लायक कुछ नहीं है। आखिरकार शूनन उसकी बात मान लेता है और उल्टा ओवेन की चालाकी से प्रभावित हो जाता है। इतना ही नहीं, वो ओवेन के बच्चे को बख्शने का वादा करता है, जो आज सैक्रिफाइस होने वाला था। असल में इन दरिंदों ने कई लिजर्डमैन को बंदी बना रखा है और सबको सैक्रिफाइस के लिए रखा गया है। यही वजह है कि ओवेन शूनान के हर आदेश को मानने पर मजबूर है। वो रकराक और उसकी ट्राइब को धोखा देने के लिए भी तैयार है। उस रात बाद में ओवेन तालाब के किनारे बैठा अपनी जिंदगी के गलत फैसलों को याद करता रहता है। उसने पछतावा होता है कि उसने फ्रॉगमैन की असली सूरत पहले क्यों नहीं पहचानी। उन्होंने दयालु बनने का नाटक करके उन्हें जाल में फंसाया था। अब तक यहां रहने वाले ज्यादातर लिजर्डमैन सैक्रिफाइस हो चुके हैं। बचे हुए करीब 200 लोग 1500 फ्रॉगमैन के खिलाफ उठने की हिम्मत नहीं रखते। सिर्फ संख्या ही नहीं, फ्रॉगमैन के पास एक तथाकथित डिवाइन क्रीचर भी है, जिसे वो गॉड कहते हैं। एक खौफनाक 2 सिर वाला मॉन्स्टर जो एक ही वार में सब कुछ निगल सकता है। वही क्रिएचर फ्रॉगमैन पर राज करता है, और उसी के जरिए लिजर्डमैन पर भी। ओवेन को यकीन है कि वो काले स्केल्स वाला लिजर्डमैन चीफ्टन सच में बेहद ताकतवर है, लेकिन फिर भी उसकी ट्राइब सिर्फ करीब 600 लोगों की है और उनके पास ढंग के हथियार नहीं है। इसलिए ओवेन का प्लान है उन्हें यहां बुलाकर सबसे पहले सैक्रिफाइस करवा देना। इससे उसके अपने लोगों को थोड़ा और वक्त मिल जाएगा जिंदा रहने का। अपने बेटे की उम्र बढ़ाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, चाहे इसके लिए उसे किसी दूसरी ट्राइब को इस जाल में फंसाना ही क्यों ना पड़े। अगला दिन आता है और यूरी यहां वाटर बफलो दिखाकर रौब झाड़ रहा होता है, जिसे देखकर शूनान पूरी तरह बौखला जाता है। रकराक भी मौका नहीं छोड़ता और खुलकर शेखी बघारता है। अब जब शूनान ने अपनी आंखों से बफलो देख लिया है, रकराक उसे बो नाम के हथियार के बदले ट्रेड करना चाहता है। तब ओवेन बीच में कूद पड़ता है। कहता है कि किसी बड़े ट्रेड से पहले दोनों ट्राइब्स को एक दूसरे के गांव देखने चाहिए। पहले जान पहचान जरूरी है। वो वादा करता है कि बाद में गुडविल के तौर पर बॉ गिफ्ट कर देगा। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। राक राक और जाल अपने बनाए हुए बो को टेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन किसी वजह से उनका प्रोटोटाइप एरो को दूर तक नहीं फेंक पा रहा। राक राक को पूरा भरोसा है कि दिक्कत बो स्ट्रिंग में है, लेकिन अभी तक वो ये नहीं समझ पाए हैं कि किस क्रीचर की टेंडेंस इसके लिए सही होंगी। फिर पता चलता है कि फ्रॉगमैन के साथ अगली मुलाकात 5वीं होने वाली है, और वो अब बहुत पास है। वो लोग ट्राइब के बारे में और जानने को बेताब है। ये क्यूरियोसिटी राक राक को अनईजी करती है। उसने पूरा यकीन है कि दोस्ती के दिखावे के पीछे कुछ बेहद खतरनाक छुपा है। बस अभी उसकी असली चाल पकड़ में नहीं आई। शायद अब ओवेन को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। इससे ओवेन को अपनी लॉयल्टी और यूजफुलनेस साबित करने का मौका भी मिलेगा। कट होता है वापस फ्रॉगमैन पर। वो फिर से उस बेचारे ओवेन को गला दबाकर पीट रहे होते हैं। उनको गुस्सा है कि ओवेन की सलाह मानने के बावजूद
वो ट्राइब के और करीब नहीं पहुंच पाए। ओवेन मानता है कि वो काले स्केल्स वाला चीफ्टन उसकी सोच से कहीं ज्यादा चालाक और सतर्क है। लेकिन जो भी हो, शुनन चाहता है कि ओवेन अब चीजों को तेज करे। चीफ ओलॉय ने सैक्रिफाइस लाने की आखिरी तारीख तय कर दी है और वो किसी भी हाल में चूक नहीं सकते। ओवेन जानना चाहता है कि आखिर डेडलाइन इतनी सख्त क्यों है। उसके दिमाग में साफ है कि ये लोग कुछ बेहद अहम छुपा रहे हैं, कुछ ऐसा जो उसे जरूर जानना चाहिए। इसीलिए वो शुनन से सीधे सवाल करता है। शुनन बताता है कि उसके पिता और एल्डर्स की हालत बिगड़ती जा रही है, इसलिए सैक्रिफिशियल रिचुअल टालना नामुमकिन है। एक बीमारी फैल रही है जिसमें तेज खुजली होती है और हालात वक्त के साथ और खराब होते जाते हैं। शूनन मानता है कि यह बात किसी लिजर्ड मैन को नहीं पता होनी चाहिए, लेकिन वो ओवेन को एक एक्सेप्शन मानता है। वो जोर देकर बताता है कि यह बीमारी कितनी खतरनाक है। अगर कोई फ्रॉगमैन इससे ग्रसित हो जाए तो उसकी स्किन सिर्फ खुजली नहीं करती, बल्कि उस पर एक चिपचिपी सफेद म्यूकस की परत जमने लगती है। ये परत किसी भी तरह से हटती नहीं और लगातार फैलती जाती है। एक समय के बाद ये सांस लेना मुश्किल कर देती है और आखिरकार पीड़ित का दम घुट जाता है। अब तक एक प्रीस्ट की मौत भी हो चुकी है। ओवेन हैरान रह जाता है कि शुनान ने इतनी गोपनीय बातें एक लिजर्ड मैन को बता दी। उसके दिमाग में बस एक ही वजह आती है, शुनान शायद उसे किसी तरह की परीक्षा में डाल रहा है। इसीलिए वो अपने जज्बात छुपा लेता है और वादा करता है कि यह जानकारी कभी लिजर्डमैन तक नहीं पहुंचाएगा। आखिर अगर उन्हें यह सच्चाई पता चल गई तो वो समझ जाएंगे कि फ्रॉगमैन असल में काफी कमजोर हैं और फिर बगावत तय है। फिर भी ये राज हमेशा छुपा नहीं रह सकता। इसलिए एहतियात के तौर पर ओवेन सुझाव देता है कि यह अफवाह फैला दी जाए कि यह बीमारी लिजर्डमैन को भी लग सकती है। कहानी को बिलीवेबल बनाने के लिए वो जोड़ता है कि कुछ घास और पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें कुचलने पर सफेद झाग निकलता है, जिसे म्यूकस की तरह दिखाया जा सकता है। ओवेन खुद पहला इन्फेक्टेड पैटेंट बनने की पेशकश करता है। ये सब तय होते ही शुनान एक बार फिर ओवेन की चालाकी और प्लानिंग से प्रभावित हो जाता है। हालांकि वो ये भी चाहता है कि ओवेन उसी अक्ल का इस्तेमाल करके उन सारे काले स्केल्स वाले लिजर्डमैन को यहाँ खींच लाए। तभी वो ओवेन के बेटे को सैक्रिफाइस से बाहर रखेगा। कोने में फंसा हुआ लिजर्डमैन इस दया के लिए बेहद आभारी होता है। जब शुनान सारी बातें तय करके जाने लगता है, ओवेन उसे रोकता है और ब्लैक स्केल्ड लिजर्डमैन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बोस की मांग करता है। लेकिन साफ दिखता है कि शुनान अपने कीमती हथियार इतनी आसानी से देने वाला नहीं है। अगला दिन आता है और फ्रॉगमैन लिजर्डमैन के लिए ढेर सारे तोहफे लाते हैं। रकराक भी खुजली कम करने वाली जड़ी बूटियों का बड़ा सा ढेर लेकर आता है। उसे उम्मीद है कि यह स्टॉक कम से कम एक बुक के बदले काफी होगा। जैसा उम्मीद थी, शुनान इस ऑफर को ठुकरा देता है। उसके लिए हथियारों की ट्रेड में सबसे अहम चीज ट्रस्ट है, और ये बात राक राक अब बार बार सुनकर थक चुका है। वही टूटी हुई टेप की तरह एक ही बहाना। आखिरकार वो दोनों ट्राइब्स के बीच भरोसा बढ़ाने के लिए राजी हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसा महान ओलोय का बेटा चाहता है। लेकिन उससे पहले वो ओवेन से अकेले में बात करना चाहता है। थोड़ी देर बाद ओवेन और चीफ्टैन सबकी सुनवाई से दूर चले जाते हैं। ओवेन फिर वही पुरानी रटी रटाई कहानी सुनाने लगता है। वो याद दिलाता है कि कैसे ग्रे और ब्राउन स्केल्स वाले लिजर्डमैन ने पहले फ्रॉगमैन ट्राइब के साथ भाईचारे का रिचुअल निभाया था, जब उनकी ट्राइब्स साथ आई थी। इस रिचुअल में एक दूसरे को गहराई से समझना जरूरी होता है। इसीलिए राक राक को अपनी ट्राइब के बारे में सब कुछ बताना होगा। तभी ओवेन फ्रॉगमैन की सारी जानकारी देगा। अब वक्त आ गया है कि वो शक करना छोड़ें और सच में करीब आने की कोशिश करें। उस पल जानी पहचानी नीली बटरफ्लाइज वहां आ जाती है और एक तो ओवेन पर आकर बैठ जाती है। राक राक तुरंत समझ जाता है कि उसका गॉड उसे क्या संकेत दे रहा है। वो पूरे दिल से ओवेन की बात मान लेता है। सच में अब एक दूसरे से इतना सतर्क रहने का वक्त नहीं है। राक राक ओवेन को जो भी जानना है सब बताने को तैयार हो जाता है। कुछ देर बाद शूनान और उसका ग्रुप अपने गांव लौट जाता है। इस बार शूनान बेहद खुश होता है, ये जानकर कि उन्होंने ब्लैक स्केल्ड लिजर्डमैन के बारे में ढेर सारी जानकारी इकट्ठा कर ली है। उसने सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि उन्होंने उन बेवकूफ़ों को अपने गांव आने के लिए मना लिया है, और उससे भी बेहतर बात कि उन तथाकथित बेवकूफ़ों ने खुद शूनान को अपना गांव घुमा दिया। अब फ्रॉगमैन को बिल्कुल साफ पता चल चुका है कि लिजर्डमैन का गांव कहाँ है और उनकी संख्या कितनी है। शूनान बिना किसी झिझक के सारा क्रेडिट ओवेन को दे देता है। उसी की वजह से उन्हें ट्राइब पर बढ़त मिली है। ये सुनकर ओवेन खुश तो होता है, लेकिन झिझकते हुए शूनान को उसके वादे की याद भी दिलाता है। बेशक वो चालाक मेंढक उस वादे को अच्छी तरह याद रखता है। हालांकि ये पूरी तरह मुमकिन है कि वो उसे निभाने वाला नहीं है। धूल भरी सांझ उतरती है और रोज की तरह ओवेन तालाब के पास बैठा होता है, इस उम्मीद में कि शायद वो फिर से अपने बच्चे के साथ जी पाएगा जैसे पहले जीता था। जहां तक राक राक और उसके गांव की बात है, ओवेन मानता है कि चीफ्टैन की वही नादानी आखिरकार उसके पतन की वजह बनेगी। ये समझने के लिए कि उनके बीच असल में क्या बातचीत हुई थी।
हमें थोड़ा पीछे लौटना होगा। रक रक ओवेन को कैरेक्टर्स और सिंबल्स का कॉन्सेप्ट समझा रहा होता है। वो टहनी से कुछ निशान बनाता है और उनके मतलब बताता है। एक क्रॉस मना करने का संकेत है और दूसरा सिंबल झूठ को दिखाता है। ओवेन तेज दिमाग का है, वो जल्दी समझ जाता है। इतना ही नहीं, वो दोनों सिंबल्स को जोड़कर एक नया मतलब भी निकाल लेता है। जैसे झूठ वाले निशान पर क्रॉस लगाने से बनता है नो लाई, यानी सच। रक राक उसकी समझ से पूरी तरह प्रभावित हो जाता है। उसे खुद भी कभी नहीं सूझा था कि सिंबल्स को ऐसे जोड़ा जा सकता है। ये तारीफ ओवेन को शूनान की याद दिला देती है, जो भी उसकी अक्ल की खूब सराहना करता है। फिर भी ओवेन को हैरानी होती है कि राक राक उसे ही ये सिंबल्स क्यों सिखा रहा है, जबकि फ्रॉगमैन की बैठकों में इनका जिक्र तक नहीं होता। जैसे रक राक उसके मन की बात पढ़ रहा हो। वो बताता है कि वो ये सब सिर्फ भरोसा बनाने के लिए सिखा रहा है, फ्रॉगमैन से नहीं, ओवेन से। रक राक पहले ही समझ चुका है कि फ्रॉगमैन के बारे में जो बताया गया है वो पूरा सच नहीं है, और बहुत कुछ है जो ओवेन को कहने की इजाजत नहीं। राक राक और उसके लोगों ने दर्द झेला है, इसलिए वो दूसरों के दर्द को पहचानना सीख चुके हैं। वो शिकारी और शिकार में फर्क करना जानता है, और वो पहले ही समझ चुका है कि ओवेन और उसके लोग शिकार हैं। रकराक ओवेन के चेहरे पर छुपा दर्द साफ देख सकता है। फिर भी वो जवान लिजर्ड मैन सब कुछ नकारता रहता है। लेकिन चीफटेन सच्चाई जानता है। फ्लैशबैक से वापस आते हुए ओवेन अपनी हालत पर सोचता है। उसने पता है कि काले स्केल्स वाला चीफटेन आत्मविश्वासी और ताकतवर है, लेकिन फ्रॉगमैन के हथियारों के सामने उसके टिकने की कोई उम्मीद नहीं। रकराक का यह दावा कि उसने एक अबोमिनेशन को मारा था, ओवेन को पूरी तरह बकवास लगता है। खास तौर पर तब जब उनके पास कोई ढंग का हथियार तक नहीं है। ऊपर से ओवेन को लगता है कि राक राक बहुत मूर्ख है जो उसे सिंबल्स का ज्ञान दे बैठा। ओवेन खुद को चीफटैन के भरोसे के काबिल नहीं मानता। उसे लगता है वो बस एक सौदेबाज है जिसे सिर्फ अपने फायदे से मतलब है। अगला दिन आता है और रकराक आखिरकार फ्रॉगमैन के गांव पहुंचता है। उन्हें देखते ही